क्षितिजा, रेमंड के स्टॉक को देखिएगा। रेमंड का स्टॉक अगर देखिए पिछले एक हफ्ते में 22% का इजाफा देख चुका है। दिस स्टॉक हैज बीन ग्रेजुअली मूविंग हायर। अगर हम देखें तो इस एक महीने में, यानी कि जून के महीने में, दिस स्टॉक हैज मूव फ्रॉम सब 1000 लेवल्स टू 1300 लेवल्स। यहाँ से कहाँ? यहाँ से हम ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम मुझे लग रहा है कि रेमंड में है, तो ऊपर में एक यहाँ से हम लोग 100-200 पॉइंट्स का रैली रेमंड में देख सकते हैं। ओके, क्योंकि रेमंड्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। बहुत कंसोलिडेशन अगर देखें तो कंसोलिडेशन के बाद ये उभरना शुरू हुआ है। इसमें कुछ डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी थी, लेकिन अब पिछले एक महीने, एक हफ्ते या एक महीने से बोले तो काफी अच्छा मोमेंटम और एक अच्छा रुझान है। आज भी 7.5% ऊपर ये स्टॉक कामकाज करते हुए 1315 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। चलो आप रुक करते हैं फार्मा स्पेस की तरफ से। आज टोरेंट फार्मा को लेकर खबर आई थी कल, जहां पे उन्होंने कहा है कि वो जेबी केमिकल्स का अधिग्रहण करेंगे फ्रॉम केकेआर इन 2 phases। और इसका जो पूरा वैल्यूएशन आंका गया है वो इस पूरे डील का वो है 25,689 करोड़। इट्स अ बिग डील। और इसके अधिग्रहण के बाद, यानी कि इसको खरीदने के बाद, टोरेंट फार्मा जो है वो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में बन जाएगी। 5th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी बनेगी। कि टोरेंट पावर का इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो काफी हमने देखा है। उन्होंने यूनिकेम लैब्स को भी खरीदा था, उन्होंने एल्डा फार्मा को भी खरीदा था, लेकिन इसके चलते आज जेबी केमिकल्स के स्टॉक में ठुकाई हो रही है। 7% नीचे है टोरेंट फार्मा, एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। ये जो डील्स हो रही है विदेश, हाउ डू यू सी दीज डील्स फॉर pharma space? Pharma space has been consolidating, some bit of momentum coming back, उसके बाद fizzle out हो जाता है। लेकिन इस डील के बाद, इस डील को आप कैसा देखते हैं और फार्मा स्पेस पे ओवरऑल कैसा व्यू रखते सो फार्मा स्पेस में ओवरऑल व्यू बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज हमने देखा है कि एक लंबे ड्यूरेशन में कंसोलिडेटेड एक सेक्टर है जिसको फर्दरली डेवलपमेंट्स अब शुरू होना चाहिए। हैं? Because when you talk about the pharma, overall the pharma space, including the ancillaries as well as the manufacturers in research, so ये सारे स्पेसेस सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उतना इंपॉर्टेंस रखाते हैं। एंड हमारा ऑलमोस्ट 68% जो कंजम्पशन है वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से फॉर द ओनली 2 countries, दैट इज द यूरोप एज वेल एज द यूएस। सो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम सिर्फ अभी जो टोरेंट फार्मा का जो नया एक्सपांशन है अगर हम उसकी बात करेंगे तो एक्सपांशन ऑब्वियसली अच्छा है टोरेंट फार्मा के लिए, बिकॉज द रिड्यूसिंग एज वेल एज द जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के उनके नए विंग्स रेडी होंगे उसमें काफी डेवलपमेंट्स आएगा जेबी केमिकल्स को लेकर। बट अगर शॉर्टर पीरियड है, क्योंकि हम ऑलरेडी यूएस की तरफ से एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं फार्मा टैरिफ को लेकर, तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है मुझे नहीं लगता है कि फार्मा स्पेस इज द राइट थिंग्स फॉर द करेंट पोजीशंस कि हम एकदम इमीडिएटली कुछ भी कर लेंगे। बट हाँ, ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए 2 से 3 साल 5 साल के होरिजन को लेके, तो ऑब्वियसली फार्मा स्पेस बहुत अच्छा स्पेस आएगा जो एक अगेन एक फर्दरली ग्रो सेक्टर्स में देखा जाएगा अगले 2 से 3 साल में। बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रम्प के टैरिफ्स को लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है। 9 जुलाई का आंकड़ा दिन जो है बहुत ही करीब है। 10 दिन, आई थिंक 9 days मोर लेफ्ट। और उसके बाद अर्निंग्स जो हमारी शुरू होंगी उस पर भी हमको नजर रखनी होगी। अर्निंग्स हालांकि चौथी तिमाही की बेहतर थी, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ने इंटरेस्ट रेट कट्स का क्या असर हुआ, बिकॉज 50 बेसिस पॉइंट पहले ही हुआ था, वो आता है नहीं आता है, कंजम्पशन स्टोरी कैसे पैन आउट करती है, ये कुछ ट्रिगर्स रहेंगे जो मार्केट्स को कंप्लीट डायरेक्शन में गए। यहाँ से चलिए हम फार्मा की ही बात करते हैं। तो लॉरस लैब्स एक स्टॉक है क्षितिजा। लॉरस लैब्स में आज भी 2.5% का इजाफा है। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, ऑल टाइम हाई पे आई गेस ये स्टॉक का कामकाज कर रहा है। आज भी जो इसने स्तर छुआ 720 का, उसी के आसपास खड़ा है लॉरस लैब्स ऑन चार्ट्स इफ यू ट्रैक। यस, लॉरस लैब स्टॉक अच्छा है, बट फ्रेश पोजीशन के लिए अगेन ऑलरेडी 4-5 दिन कंटिन्यूअस लाइक देखे तो थर्सडे फ्राइडे आज भी ऊपर है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो 680 का जो लेवल रहेगा वो फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए अच्छी प्राइस रहेगी। नीचे में 680 का सपोर्ट है, वो लेवल पे हम लोग फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर में ये ऑल टाइम ऑलरेडी हाई पे है, तो यहाँ से मुझे एक अराउंड 750 से लेके 770 के लेवल तक यहाँ से दिख रहा है कि ऊपर में कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक 750 770 के लेवल तक लॉरस लैब यहाँ से जा सकता है। 680 का सपोर्ट रहेगा लॉरस लैब के लिए। एक और स्टॉक देखिएगा क्षितिजा, इंडिगो। ये भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे, यानी कि ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए 5968 का स्तर है। आज करीबन 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इंडिगो पे क्या करना है?
इंडिगो भी ऑल टाइम हाई पे ही है ऑलमोस्ट। तो फ्रेश पोजीशन के लिए अगेन मेरी राय रहेगी कि वेट करना चाहिए। नीचे में जो एक 5640 का लेवल रहेगा वहां पे हम लोग एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। तो 5640 का एक सपोर्ट है, वहां पे हम लोग फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर में यहाँ से एक अराउंड ये 6200 के लेवल तक जा सकता है इंडिगो। ओके गिरीश, ऑटो स्पेस पे इस समय आपका क्या नजरिया बन रहा है? ये स्पेस जो है इसके आंकड़े भी आने वाले हैं, 30 जून है, कल जून के आंकड़े आ जाएंगे तो उस पर रिएक्शन हो सकता है, बट अभी भी दिस इज कंसोलिडेशन फेज में ही है ऑटो। हालांकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, वो एक पॉजिटिव है क्योंकि ब्याज दरों में कटौती हुई है। दूसरा, मॉनसून अच्छे हैं तो रूरल डिमांड बढ़ेगी, वो भी एक पॉजिटिव है, बट वो मोमेंटम इज रियली मिसिंग। ओके, सो अगेन पिक्चर वापस उसी चीज पे आ जाती है, बिकॉज हम इंटरनेशनली मार्केट्स को थोड़ा सा शफलिंग्स देख रहे थे। वॉर सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में टेंशन्स हैं। सो कहीं पे भी जो नंबर्स हम देखते हैं ऑटोमोबाइल्स को लेके, ये सिर्फ हमारे डोमेस्टिक नहीं, हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स में भी काउंट होते हैं। तो एक्सपोर्ट नंबर्स तो ऑब्वियसली खराब है पिछले 3 महीने 4 महीने, इनफैक्ट हम 6 महीने की बात करें, 2 क्वार्टर्स हमने खराब नंबर्स ही देखे एक्सपोर्ट को लेके। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे फोर्स मोटर हो, चाहे आयशर हो, सभी नंबर्स ने हमने खराब नंबर्स ही नजर आए हैं। फॉर द डोमेस्टिक रीजंस, हाँ डोमेस्टिक में सेल्स ऑब्वियसली डेवलप्ड हुई हैं। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 12 से 13% का ओवरऑल ग्रोथ देखा है हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो डोमेस्टिक लेवल थोड़ा सा अब इम्प्रोवाइजेशन में आएगा, एंड ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन हो रही हैं। अब हम फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर इनफैक्ट हम ये चीजें थोड़ी बेटर दिखाई देगी। अगर हम मॉनसून की बात करें तो मॉनसून में मेजरली जो 3 टायर व्हीकल्स हो गए हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड व्हीकल्स हो गए, उनका फोकस ज्यादा रहता है। हमारे ओके दूसरे व्हीकल्स की सेल्स थोड़ी सी कम हम देखते हैं ऑटोमोबाइल्स में। ओके इसकी लिए वजह से थोड़ा सा प्रेशर हमें और ज्यादा दिखाई देता है, बट फर्स्ट क्वार्टर्स में हमें लगता है कि चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी द ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड उसके बाद 4 से 5 क्वार्टर थोड़ा सा डेवलपमेंट आएगा। ओके क्षितिजा, 2 स्टॉक्स, एक श्रीराम फाइनेंस जो गेनर्स की लिस्ट में है, 1.25% का इजाफा है। दूसरा इटर्नल, जोमेटो, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? और श्रीराम फाइनेंस यहाँ से हम लोग को मुझे पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक में मंथली पे भी सेटअप देखे तो ऑलमोस्ट एक 7 to 8 मंथ्स का जो है कंसोलिडेशन वो ऑलमोस्ट ब्रीच करने पे आया है। तो जैसे ये श्रीराम फाइनेंस की ये एक जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 715 का वो निकालता है तो 800 के लेवल पे जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 685 का रहेगा श्रीराम फाइनेंस के लिए। आपने जो दूसरा स्टॉक बोला इटर्नल का, तो इटर्नल भी अच्छा खासा ऊपर ही है, पॉजिटिव है। तो इटर्नल का जो सपोर्ट रहेगा फ्रेश पोजीशन के लिए एक अराउंड 258 का लेवल है। 258 पे हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और ऊपर में जो पोजीशन रहेगा मतलब एक टारगेट रहेगा वो एक 300 के अराउंड है इटर्नल के लिए। गिरीश, अब कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी को कैसे प्ले करेंगे? बिकॉज मॉनसून चल रहा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, इनकम टैक्स के स्लैब बदल गए हैं, सो कंजम्पशन स्पेस में उतनी बॉयंसी इस समय नहीं दिख रही। कंजम्पशन स्पेस में भी प्रेशर्स ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, बिकॉज चीजें न्यूट्रली हुई नहीं है बहुत ज्यादा, एंड कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट ऑब्वियसली कंजम्पशन स्पेस में बहुत डायरेक्टली फेजेस में देखते हैं हम लोग। सो इमीडिएटली तो ऑब्वियसली कंजम्पशन स्पेस लुक्स वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द शॉर्ट टर्म गोल, एंड मार्जिन प्रेशर्स भी ऑब्वियसली उसकी वजह से आएंगे ही आएंगे। सो कंजम्पशन स्पेस को हमारे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए अभी। ओके, बिकॉज हम तो कंजम्पशन स्टोरी पे ही थ्राइव कर रहे हैं और वर्ल्ड हमारी कंजम्पशन स्टोरी को लेके बड़ा पॉजिटिव है, पर हमारे स्टॉक मार्केट जो है वो उससे अच्छे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मे बी यू राइट कि कुछ और समय कुछ और क्वार्टर्स हो सकता है देने पड़े, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर टर्न्स आउट टू बी बेटर। क्योंकि यहाँ पे मार्जिन प्रेशर ऑब्वियसली देखने को मिलेगा यस, कंजम्पशन स्पेस में, एंड वही मार्जिन प्रेशर हमारे क्वार्टर नंबर्स में भी आएगा। इस वजह से हम कंजम्पशन स्पेस में इमीडिएटली डेवलपमेंट नहीं देखेंगे, बट हाँ जो रेट्स हम ऑब्वियसली आज जो स्टॉक्स हमको राइट वैल्यू पे मिल सकते हैं वो शायद हमको थोड़े और बेटर वैल्यूज पे मिल जाए कुछ टाइम के अंदर अंदर। एक स्टॉक देखिएगा क्षितिजा, उनो मिंडा। उनो मिंडा पे आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई, प्रोजेक्शंस काफी अच्छी दी है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और ये स्टॉक 10% ऊपर। क्या करना है? और नीचे में जो 1075 का लेवल है वहां पे फ्रेश पोजीशन के लिए हम लोग एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आई विल सजेस्ट कि 1075 तक वेट करना चाहिए।
और ऊपर में जो रहेगा वो एक अराउंड 1200 का अपसाइड है उनो मिंडा में, तो 1200 का टारगेट रहेगा और नीचे में 1075 का सपोर्ट रहेगा उनो मिंडा के लिए। गिरीश, एनी बेट्स ऑन मेटल स्पेस? टाटा स्टील इज अ बेटर पिक फॉर मी, राइट वैल्यूएशंस पे भी है, एंड मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल का एक टाइम फ्रेम है, स्टॉक स्ट्रांग है, फंडामेंटली गुड्स जो बैकएंड कंपनी है वो काफी स्ट्रांग है, सो टाटा स्टील मेरे लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा। क्षितिजा, अगर हम आईटी स्पेस को देखें, एक मोमेंटम वहां पे भी आया था पिछले हफ्ते, लेकिन उतना नहीं जितना हमने बाकी सेक्टर्स में देखा, खासतौर पे बैंकिंग स्पेस पे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, क्या करेंगे आईटी इंडेक्स डे हाई पे? हाँ, या तो एचसीएल टेक और इन्फोसिस सभी जो स्टॉक है अभी फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में ही है, तो मुझे लगता है जब तक कि कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं करता तब तक के लिए हम लोग को वेट करना चाहिए। जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हम लोग अच्छा खासा रैली इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा राय रहेगा कि यहाँ पे वेट करना चाहिए, मतलब आईटी स्पेस की, क्योंकि कंसोलिडेशन जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग इसमें मोमेंटम नहीं देख सकते, तो कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। जी, इस बीच आईटी इंडेक्स जो है वो इंट्राडे हाई पे कामकाज करते हुए डे हाई पे है, निफ्टी आईटी इंडेक्स। और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आज के बाजार में, उसमें एम्फेसिस शामिल है, 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कोफोर्ज, टीसीएस हरे निशान में, परसिस्टेंट में भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक भी अब हरे निशान में कामकाज करते हुए, इन्फोसिस कभी हरे और कभी लाल निशान में, यानी कि हो सकता है कि आईटी में कुछ ट्रैक्शन हमको देखने को मिले। बट सबसे बड़ा कैवियट जो ये है वो है कि ट्रम्प जो है टेरिफ तक क्या करते हैं, और यूएस इकोनॉमी में रिसेशन की बातें तो अब थम गई है, पर स्लो डाउन कितना और गहरा हो सकता है, इस पे नजर रखते हुए आईटी स्पेस इज अ बिट ऑफ कॉशियस स्पेस। जैसे कि क्षितिजा ने आपको टेक्निकली कहा, जब तक हम क्रिटिकल लेवल्स को सरपास नहीं करते तो हमें वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। गिरीश, आपने कहा कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी रैली मार्केट्स में आएगी, अब तो आ चुकी है। तो फोमो अगर आपको हो रहा है तो आप कौन से स्पेस में इस समय इन्वेस्ट करेंगे? एनी स्टॉक्स दैट यू हैव इनिशिएटेड ऑन और यू लाइक? सो एक्चुअली देखिए, रैली नहीं आनी चाहिए थी एंड आ गई, दैट्स अ वेरी की क्वेश्चन कि हम इस तरीके से बात करते हैं कि जो इस टाइप की रैली होती है वो बहुत सारे रीजन की वजह से आती है, एंड थोड़ा सा प्लस पॉइंट ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट ने दे ही दिया। बट जी। अगर हम अगेन, मैंने पहले भी बोला कि जिस टाइप की रैली हम इस तरीके से देखते हैं तो स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक में थोड़ा सा मूव करना चाहिए, एंड मेरा पूरा कंसंट्रेशन अभी से वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशंस को लेकर ही है। बट डोमेस्टिक कंजम्पशंस में मेरी प्रायोरिटीज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियलिटी सेक्टर्स को लेकर ज्यादा है। ओके ओके। एंड बिकॉज हम जो नंबर्स देख रहे हैं, हाउसिंग नंबर्स देख रहे हैं, जो इनके फर्दर ग्रोथ देख रहे हैं, तो हमारे अगले के 3 से 4 क्वार्टर्स के जो नंबर्स हैं वो हम काफी स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। सो उस चीज में मेरे लिए एक बेट है, दैट इज द आशियाना हाउसिंग। आशियाना ओके हाउसिंग्स को हम फर्दरली क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये अर्बन एंड रूरल अभी दोनों में काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो ओके। हमारे लिए एक्सपेक्टेशन है कि 3 to 4x ऑफ द ग्रोथ नंबर्स इनके और बेटर आ जाएंगे अगले 4 क्वार्टर्स में। सो एक आशियाना हाउसिंग है, एंड द अनदर वन इज जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, इनटू द हाईवेज डेवलपमेंट्स, क्योंकि अब काफी कुछ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी एंड नेक्स्ट क्वार्टर्स में हम हमारे बजट्स और उसके नियर बाय में आ जाएंगे। सो कहीं पे भी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में काफी ज्यादा पुशअप आएगा। अशोका बिल्डकॉन, दिस आर टू स्पेस वो आई एम लुकिंग आउट, कि मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 क्वार्टर में, ताकि इंटरनेशनल के अगर कोई प्रेशर आएंगे भी तो इन स्टॉक और इन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। सो बिल्कुल अभी उन करेक्ट। और sectors में स्पेसिफिक होना चाहिए। जी, बिल्कुल करेक्ट आपने कहा, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो हो सकता है कि उसमें अच्छा रुझान हमको देखने को मिले, और वो एक इम्पैक्ट इंटरेस्ट पे है। तो जो आप किस पे बेट कर रही है, स्टॉक्स दैट यू आर बेटिंग ऑन? पहला जो स्टॉक है वो यूपीएल का है। यूपीएल का हम लोग देखें तो एक लास्ट 6 वीक्स का जो कंसोलिडेशन था वो आज ब्रीच किया है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक यहाँ से 100 पॉइंट की रैली हम लोग यूपीएल में देख सकते हैं। 760 का जो लेवल है यहाँ से हम लोग को अपसाइड दिख रहा है यूपीएल में, और नीचे में एक 642 का है वो सपोर्ट रहेगा। तो ये लेवल पे यूपीएल पे फ्रेश पोजीशन हम टेक्निकल लेवल पे बना सकते हैं। ओके, एक ही स्टॉक से जा, इतने बड़े मार्केट में एक स्टॉक? नहीं, दूसरा जो एक स्टॉक है सीमेंस का है। सीमेंस में भी हम लोगों ने देखा कि 10 EMA पे सपोर्ट लिया और अच्छा खासा बाइंग आया है।
ऊपर में जो एक लेवल है 3500 का, वहां तक सीमेंस जा सकते हैं, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो आज का लो है 3190 का, वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के हम लोग फ्रेश पोजीशन सीमेंस में ले सकते हैं। बिल्कुल, गिरीश ने जो कहा फंडामेंटल साइड पे उसी को सपोर्ट किया क्षितिजा ने। सीमेंस कैपिटल गुड की जुड़ी हुई कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के से काफी जुड़ी हुई है। तो इंफ्रा स्पेस जो है वहां पे बॉयंसी देखने को मिल सकती है। और यूपीएल मॉनसून से जुड़ी हुई कंपनी है, कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनी है। अगर मॉनसून अच्छे होंगे तो यूपीएल यानी कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा और इसका एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव पड़ता है। क्षितिजा बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। गिरीश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। और अभी निफ्टी जो है वो लाल निशान में ही कामकाज करते हुए 74 अंकों की गिरावट है। वही बैंक निफ्टी अब हरे निशान में है, 20 अंकों की यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है।